हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों 19 अक्टूबर के जितने भी 3 शिफ्ट हुए थे उन तीनों शिफ्टों से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर आया हुआ है। लगभग 50 क्वेश्चन है और उसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल t.me एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे डाल रखा है। तो जल्दी से जाइए वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसके पहले यहाँ पर मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया था और फटाफट 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 सारे वीडियोस सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे चैनल पे और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली हम यहाँ पर जीके का एनालिसिस लेके आ रहे हैं तो उससे काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है आपको भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशंस को। तो यहाँ पर देखो 19 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर कुल 19 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के हैं ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है जीके में, ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। साइंस से भी क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हालांकि जनवरी फरवरी या फिर 2019 वाले दिसंबर नवंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एनालिसिस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता के रखी हुई है और आप इसे देखो। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जा रहे हैं तो इसे जरूर देख के जाओ, बल्कि याद करके जाओ पूरा क्वेश्चन और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ भाई। ठीक है, तो नीला लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड से जो होता है नीला लिटमस पेपर रेड हो जाता है और जो बेस होता है बेस में क्या हो जाता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से लिटमस पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं उससे रिलेटेड आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कि एसिड और बेस को अगर आप मिलाते हो तो वो जो होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से इसके बेसिस मतलब इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो जरूर आप पढ़ के जाना। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था मौर्य वंश से कि मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था जब कलिंगा वॉर हुआ था। तो कलिंगा वॉर के बाद में वो काफ़ी डाइवर्टेड हो गया था उसका माइंड, जिसकी वजह से उसने अपने रिलीजन को चेंज किया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी। कलिंगा वॉर कब हुआ था, जैसे 216 में हुआ था, 61 में हुआ था कलिंगा वॉर। ठीक है, तो और मौर्य के पहले जो भी शासक थे मौर्य वंश में, जैसे बिंदुसार था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इन सभी लोगों के बारे में भी आपको जो भी इनकी पूरी हायरार्की है उसे आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी के बारे में ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है और 2019 का ही करंट अफेयर आ रहा है। तो आप जो भी चीज़ चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, नोबेल प्राइज हो या भी जितने भी गेम्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब 2019 के ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाओ। तो अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, इनके साथ साथ में एस्टर डेफ्लो और मिचेल क्रामर को मिला था। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये एस्टर डेफ्लो थी ये सेकेंड ऐसी फीमेल थी जिनको इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इनसे इन्फॉर्मेशन है आप उन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला था। तो 2019 में भारत रत्न आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किसको मिला था। 3 लोगों को मिला था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो इन तीनों लोगों को यहाँ पर मिला था। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे जो भी ऑप्शन होगा वो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नवरत्न कंपनी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टैटिक जीके भी काफ़ी पूछा जाता है, हमेशा से ही पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे नवरत्न कंपनियों की लिस्ट दी गई है, कुल 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आज किसी कंपनी का नाम दिया तो कल किसी और का दे सकता है। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर आप ध्यान में रखे जाना, खासकर एनएलसी इंडिया हो गया, एनबीसीसी हो गया। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। ऑल इंडिया लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ के जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है धर्म का अर्थ, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेक्युलर कंट्री। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो हमारा जो प्रम्बल होता है उसमें ये वर्ड्स आता है। तो उसमें सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि और भी वर्ड हैं, उन सभी वर्ड्स को आपको जानना चाहिए।
मेनली हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, ठीक है। तो उन तीनों वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इसको लिखकर भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा गणराज्य है, ठीक है, और भी जो टर्म हैं उनमें रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उन्हें आप जरूर पढ़ के जाना भाई। आर्टिकल 25 से 28 तक में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो भी प्रोविजन दिए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया या फिर फ्रीडम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल 14 से लेकर के 32 में जो भी चीज़ें दी गई हैं आप जरूर, क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो ज़्यादातर पॉलिटी से यहीं से क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल आपको लर्न करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 सालों का इनका टर्म होता है। और एज की बात करें तो 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए 30 के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं अभी तक, एक तो कार्यकाल से या फिर उनकी एज रिलेटेड। जैसे पिछली बार भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एज का पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति की कितनी एज होनी चाहिए, तो वो 30 होती है। वैसे प्रधानमंत्री की 25 साल की होती है एज होती है, तभी वो एलिजिबल होता है। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को टर्म को ध्यान में रखना होगा। 47वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। तो 47 चीफ जस्टिस, इसके 46 वाले कौन थे, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मुगल एम्पायर्स इंडिया, तो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना। तो इस सीक्वेंस में आप देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब। तो ये एक टर्म है जिसको आप याद रख सकते हैं, भादशाह। भादशाह एक वर्ड है सिंपल सा, इसे आप याद रख सकते हैं। और भादशाह में बी से होता है बाबर, एच से होता है हुमायूं, ए से हो जाता है अकबर, जे से होता है जहांगीर, ऐसे होता है शाहजहां और ए से हो जाता है औरंगजेब। तो भादशाह एक टर्म है, उसे आप लर्न कर लो और ये तो फिर नाम आसान हो जाएगा आपको लर्न करना। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पूछा गया करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था 2019 में ये, क्योंकि जो अपने सिद्धू पाजी थे वो गए थे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे इमरान खान से। तो इसको लेकर काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ में रही थी ये चीज़ें। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो ज़रूर पूछी जा रही हैं। तो रावी नदी के किनारे करतारपुर कॉरिडोर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हाँ ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है, तो मनिका बत्रा को यहाँ पे बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेनिस, दैट इज मनिका बत्रा, वो टेबल टेनिस से है। बिल्कुल ये कंफ्यूजन करने वाला वर्ड होता है। हालांकि आदमी सोचता है कि ये जो मनिका बत्रा है वो टेनिस खेलती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि टेनिस में टेबल टेनिस और लॉन टेनिस दो होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं। करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। और प्लेयर्स के स्पोर्ट्स पर्सन की वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ खास वो प्लेयर के नाम पूछे जाते हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में कोई ना कोई प्राइज या कोई अवार्ड मिला हुआ है, उन्हीं का मेनली नाम पूछा जाता है। जैसे अभी जो 2019 का जो भी अवार्ड मिले हुए हैं, चाहे वो भारत खेल रत्न पुरस्कार हो या फिर अर्जुन अवार्ड हो, तो उसमें जिन जिन प्लेयर को मिला है उनके नाम एक बार आप पढ़ लो और उनका जो भी स्पोर्ट्स है उनका ध्यान रख लो, तो ठीक है, आपका ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप इजीली पहचान पाओगे। अगला क्वेश्चन है सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑथर पूछा जाए जिसके नरेंद्र मोदी हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस जगह रहा है वैशाली और नालंदा। नालंदा में जो भी वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि वो कब बनाया, किसने बनवाया था, जैसे धर्मपाल ने उसे बनवाया था, किसने उसे डिस्ट्रॉय करवा दिया है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोध गया बौद्ध भगवान का स्थल है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध की जीवनी से तो भी कब उनका जन्म हुआ था, मरे उनकी डेथ कब हुई थी, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गुरुमुखी किसने शुरू की थी, तो अंगद ने, द सेकंड सिख गुरु, ठीक है, अंगद द सेकंड सिख गुरु, इन्होंने गुरुमुखी जो कि सिख धर्म की जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी एक ये लिपि है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरुमुखी की शुरुआत की थी अंगद ने। अब ये जो भी गुरु हैं, जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, उनको याद करने का भी एक टर्म है जिसमें आप ये याद कर रख सकते हो कि अ, अ, गुरु का नाम अमर है राम जैसा आज भी, हर जियार के टीजी।
तो ये एक फार्मूला है। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन थोड़ा सा अभी अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ लाइन ही आ रही है, कोई भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बस बता देता हूँ आपको कि आपको गुरुओं की स्टेज पूछी जाती है कि कौन सा 10वें गुरु कौन थे, 8वें गुरु कौन थे या 9वें गुरु कौन थे। तो इसका एक टर्म होता है कि गुरु का नाम अमर है, राम जैसा आज भी हर जियार के टीजी। तो इस वाले फॉर्मूले से आप उन सबके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खालसा पंथ की बात कही गई है। खालसा पंथ की स्थापना किसी गुरु ने की थी, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इसके अलावा ये आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके अलावा है लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि टाइलिन टाइलिन जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक, जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उसमें से क्या निकलता है, टाइलिन निकलता है। जो हमारे मुंह में जो सैलिवा होता है, जो हमारा लार होता है, वो टाइलिन ही होता है, जो कि एक तरह से पाचक रस होता है, जिसकी वजह से खाना पचना शुरू हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया जो होती है कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, जूल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जूल होता है इसका। और इसके अलावा और देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो सेवन सिस्टर में देखिए उड़ीसा शामिल नहीं है, क्योंकि उड़ीसा तो अपने मेन लैंड में है, जबकि नॉर्थ ईस्ट जितने भी कंट्री स्टेट्स हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सब मिलकर के सेवन सिस्टर बनाती हैं, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित जो ट्रॉफियां होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उस युक्ति का नाम बताएं जिसमें डाटा प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाटा प्रवेश नहीं कर सकते किससे, माउस से। तो देखो, प्रवेश करने का मतलब ये सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो भी डाटा प्रवेश करने की बात कही जाती है वो तो होती है इनपुट डिवाइस, जिससे हम डाटा को इन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो डाटा इन करने की बात कही गई है, तो मॉनिटर से हम जो भी रिजल्ट होता है वो हमें मिलता है, ठीक है, हम इसे डाटा को इंटर नहीं करते। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। तो अभी तक आपने फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं सेकंड के शिफ्ट में क्या क्या आया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो वहाँ पर भी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। यहाँ भी देखिए एक क्वेश्चन हड़प्पा से आ गया है। हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में की गई थी, ठीक है। मोहनजोदारो का जो खोज हुआ था वो पहले, सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी, उसके बाद में मोहनजोदारो की खोज की गई थी। तो एक तरह से उस टाइम का सबसे डेवलप्ड सिटी माना जाने वाला जो जगह था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी यहाँ पर जो मृदभांड पाए गए थे, जो बड़े बड़े गैलरीज पाई गई थी, यहाँ की गलियाँ काफ़ी स्क्वायर शेप में थी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। तो इनसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है आपको वहाँ पर पढ़ के जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग का आपको पता होना चाहिए नंद किशोर सिंह या फिर एनके सिंह करके आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टू सेंटर अलाइंगन, तो सेंटर अलाइंगन एक्चुअली पता है डेली एक न एक शॉर्टकट की कंप्यूटर से जरूर पूछा जा रहा है, किसी न किसी शब्द में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ई यहाँ पर सेंट्रल होता है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल हो जाता है, और राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर हो जाता है। तो ये सारे शॉर्टकट कीज होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कीज होती हैं, तो एक बार आप उसे देख लेंगे तो आसान होता है इन्हें याद करना। निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न में शामिल नहीं किया गया है, तो भारत रत्न के में साथ में शामिल नहीं किया गया है, तो आपको पता हो नाना साहब देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, इनको मिला है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न इस साल मतलब 2019 में नहीं मिला था, ठीक है। तो ये पूरा मतलब भारत रत्न से रिलेटेड समझिए, सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न मिला हुआ है, ठीक है। तो रत्न से संबंधित ये क्वेश्चन देखो, पहले शिफ्ट 1 में भी आया हुआ है, शिफ्ट 2 में भी आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हो कि आप क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपका पेपर आज हो रहा है या फिर कल होने वाला है, तो इससे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है और सबको पता भी होता है। एप्पल मैकिन्टोश ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
लिनक्स में डाउट हो जाता है लोगों को, एंड्रॉयड आपको पता है, एप्पल्स iOS ये भी सब क्या है, MS ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में, तो आपको पता होना चाहिए लिनक्स भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू हुआ था? तो देखो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, आप इन्हें पढ़ के जाओ। कब शुरू हुआ था यह पूछा जा सकता है, अगर इसने अभी यहाँ पे पूछा हुआ 1985 में शुरू हुआ था, तो कल आपको ये पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला हुआ है। तो 2019 में जितने भी खेल रत्न अवार्ड मिले हुए हैं, चाहे वो खेल रत्न हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, ये सारे अवार्ड आप जरूर पढ़ के जाना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कबड्डी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था किसको? रणबीर सिंह खोखार को। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आने वाला एक आर्टिकल है 21A, जिसका अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और ये अनिवार्य कर दिया गया था 2006। ठीक है, आप देख लेना, इसे अनिवार्य कर दिया गया था 2006 में। तो इस तरीके से ये आर्टिकल जो भी पूछे जाते हैं, मेनली मुझे पता है कि ये फंडामेंटल राइट जो कि 14 से लेकर के 32 तक का है, उन्हें आप जरूर पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहिर्मंडल किस मंडल के ऊपर है? तो यहाँ पर जो भी अपने स्फेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि अर्थ पे जी हुई जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। तो ये जो भी कुल 5 अपने स्फेयर्स हैं उनको जरूर आप पढ़ लेना, किस में टेम्परेचर हाई रहता है, किस में टेम्परेचर लो होता है, किस में टेम्परेचर बढ़ता रहता है, किस में टेम्परेचर घटता रहता है, मौसम चेंज कहाँ पर होते हैं, कहाँ से कहाँ पे बादल होते हैं, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ती हैं, इस तरीके से सिग्नल्स कहाँ से टर्न होते हैं। तो ये सब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। मैं पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा मैं अगर इन सारी चीज़ों को बताना चालू करूँगा तो। हालांकि इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो की हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वेयर इज बॉमडिला पास? तो पासेज जो होती हैं आपको पता होना चाहिए कि दो पहाड़ के बीच में से एक्चुअली जो सकरा सा जो रास्ता होता है उसे हम पास बोलते हैं, जो मेनली नदियों के द्वारा बनाया गया होता है। तो बॉमडिला पास यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जेलिपला है, लिपू लेक, ये सब जो पास उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके अलावा जास्कर हो गया जो कि ये जम्मू कश्मीर में है। तो कुछ जो भी पासेज हैं आपको लर्न होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला है। तो जो भी नॉर्थ इंडिया के मेनली जो हिमालय में जो पासेज हैं उन्हें आप जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है, द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड फ्रॉम 10 जनवरी 2020 टू 2019 इन गुवाहाटी। तो एक तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको उससे कुछ पूछा जा सकता है कि जैसे वो कहाँ पे हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। किस टीम ने सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक लेकर आई थी? तो महाराष्ट्र थी। सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था? ठीक है, अभी फ़िलहाल में कहाँ पे होने वाला है, जैसे कि अभी जो चंडीगढ़ में होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? जो कि दिल्ली में हुआ था। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं आप जरूर उन्हें पढ़ के जाइए। सेकेंड नेशन GST कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 7 जनवरी 2020 चेयर्ड बाय द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर अजय भूषण पांडे। तो GST से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें बताया गया था कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1780 से लेकर 1784 के बीच में यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में यहाँ पर वॉर हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग यानी कि एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स। एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स वो सारी ऑर्गन्स होती हैं जैसे कि हार्ट हो गया, स्किन हो गया, मसल्स हो गया। तो ये सारी क्या है? एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स हैं, नहीं है। देखो यहाँ पर इस हार्ट, स्किन और मसल्स की बात की गई है। तो एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनसे जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता हो। तो देखो हार्ट तो नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटरी मसल्स भी नहीं हो सकता है, तो स्किन से हमारा स्वेट निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे स्वेट ग्लैंड, लीवर, लंग्स, किडनी हमारी जो है एग्जीक्यूटरी सिस्टम में आती है। सैला डांस इज अ फोल्क डांस ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की देखो फोल्क डांस से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं भाई।
क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं, फोल्क डांस हो गया या फिर आपका क्लासिकल डांस हो गया, इन डांसों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना ही चाहिए। ये तो जनरल से स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन होता है, और हर एसएससी प्रिपरेशन करने वाला बंदा अगर ये नहीं पढ़ के गया हुआ है तो मतलब उसने तैयारी अच्छे से नहीं की है भाई, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल में क्या करना होता है, क्योंकि आपने लर्न तो जरूर किया होगा, तो ये भी जो भी नाम दिए गए हैं उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आप जब पेपर में आए तो आप इसे रिकॉल कर सको। ओके, अभी तैयार करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है इनके नाम याद रखना, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग फोक डांस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गौरा गौरी फेस्टिवल के बारे में बताया गया, तो फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा लॉर्ड शिवा, गौरी एंड फोर गॉडेस पार्वती की याद में ये सारे पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है, ऑन दिवाली पर छत्तीसगढ़ में। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो फेस्टिवल को आपको ध्यान में रखना है, फोक डांस को ध्यान में रखना है, इन्हें पढ़ के ज़रूर जाना। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से इसकी प्रिपरेशन की है तो पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके 1-2 दिन बाद पेपर है तब तो ठीक है, अगर आज ही पेपर जाने देने जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 1-2 तो डांस है नहीं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी याद कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो, रिकॉल करो जो आपने पहले से पढ़ रखी है। यहाँ पर नवल एक्सरसाइज से भी आके रखा हुआ है, नसीम अलबहर किसके साथ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज जो है ओमान के साथ में हुआ था, ठीक है। ओमान नेवी और इंडियन नेवी के बीच में यहाँ पर एक्सरसाइज किया गया था। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे देखिए कि फाइन इन हीट एंड रन केस अंडर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये हीट एंड रन केस जो मेनली आया हुआ है, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। SAFF फुटबॉल रनर अप 2019 का नाम पूछा गया था, तो उसमें क्या था, नेपाल था रनर अप, जिसमें इंडिया जीत गया था। और 2019 चैंपियनशिप में ये अंडर 15 का था, और अंडर 19 वाले में बांग्लादेश रनर अप रहा था। तो ये कुल क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हो गए। अब देखिए आप थर्ड शिफ्ट के ये क्वेश्चन कुछ है, जिसमें अब इसमें दिया गया कि हुमायूं लाइब्रेरी वेयर लोकेटेड। आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं की मृत्यु उसकी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने के पर हो गई थी, लगभग 1655 1655-56 के आसपास में हुआ था, ठीक है। तो शेर मंडल इज द थॉट टू हैव बीन द पर्सनल लाइब्रेरी एंड ऑब्जर्वेटरी ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं विद इन द पुराना किला फोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में ये आपका इनका हुमायूं का लाइब्रेरी रहा था। विनेश फोगाट रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको पता होना कि विनेश फोगाट एक काफ़ी बढ़िया रेसलर हैं अपने इंडिया टीम की, और उन्होंने अपने इंडिया टीम के लिए मेडल भी, गोल्ड मेडल भी लेके आई हुई हैं, ठीक है। तो 2020 के लिए वो क्वालिफाई भी कर चुकी हैं, ठीक है, टॉप 6 फिनिशर रही थी। तो जो भी प्लेयर्स होते हैं जो मेडल लेकर आते हैं, खासकर जो ओलंपिक्स के जो प्लेयर होते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड जो भी आपका स्पोर्ट्स है उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। फोर्ट वॉज द कैपिटल ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान, तो आपको पता होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम था। और आपको ये भी पता होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम की एक संधि भी हुई थी, ठीक है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में। तो वो संधि कब हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा और क्या क्या संधियाँ हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, कुल 3 संधियाँ हुई थी, तो उन 3 संधियों को भी आपको याद रखना चाहिए। दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। काफ़ी फेमस नारा था इनके द्वारा जब इन्होंने कैंपेन शुरू किया था उस टाइम पे, नियर अबाउट 1942 के आसपास। जेफ बेजोस किसके CEO थे हैं, तो जेफ बेजोस आपको पता होना चाहिए कि अमेजन के हैं, दुनिया के नंबर 1 धनी सबसे व्यक्ति हैं अभी फिलहाल में हैं वही ये, ठीक है। तो जेफ बेजोस काफ़ी स्ट्रगल पर्सन है, और काफ़ी मतलब अच्छे व्यक्ति हैं ये। इनके बारे में आपको हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी। तो CEO जो मेन फेमस कंपनी जी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके बिल गेट्स हैं, और ये अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एप्पल हो गया, इसके अलावा और भी गूगल हो गया, जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी आपको CEO के नाम याद जरूर रखना चाहिए। कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो आपको बताना चाहिए ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। इसी तरह से धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो शुगर केन भी यहाँ पर ब्राज़ील में उगाया जाता है। तो ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं, तो टेनिस प्लेयर है भाई, ये बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, दोनों ही लोग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया से हैं, और राफेल नडाल मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना राफेल नडाल कहाँ से, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं।
तो ये इनके कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जरूर याद रखना है। इसके अलावा इस साल जो आपका इस साल तो विंबलडन और फ्रेंच ओपन तो हुआ नहीं है, सिर्फ यूएस ओपन हुआ है और ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ था, तो इनके बारे में जरूर आप पढ़ के जाना। इसके अलावा सोमेना हेलेप भी ने भी जीता हुआ है, तो सोमेना हेलेप जो कि जापान की हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ के जरूर जाना। जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो कौन थे भाई? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन, काफ़ी फेमस रहा है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने सुना ही होगा नाम अगर आपने साइंस पढ़ा है तो। सॉरी। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड को पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य की काफ़ी फेमस कहानी थी। एकलव्य ने जब शिक्षा ग्रहण नहीं मतलब एकलव्य चाहते शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो इस तरीके से द्रोणाचार्य काफ़ी फेमस रहे थे। और इस तरह से जो भी कोच होते हैं, जो भी ट्रेनिंग देते हैं अपने स्पोर्ट्स में, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस? ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पोर्टेबल यूएसबी, फ्लैश की, माउस कार्ड, ये सारे पोर्टेबल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो अंग्रेजी हु वॉज गिवन द ज्ञानपीठ अवार्ड इन इंग्लिश? दैट इज अमिताभ घोष। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, और फेस्टिवल और फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए भाई, देख लो आप, और तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना, ताकि आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सके और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए हैं वो अथेंटिक हैं, तो भाई प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी भाई बहन आपके हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है, उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट हो जाना और इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।